हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 2 पाठ 8 गद्य खंड का पाठ 8, जिसका नाम है कारतूस। लिखा है हबीब तनवीर जी ने। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि कारतूस पाठ का जो शीर्षक है वो कारतूस क्यों रखा, क्या है इसके पीछे और किसकी कहानी है। इस पाठ में आप देखने वाले हैं, इस वीडियो में आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाए, या फिर यूं कहें कि जो अंग्रेज़ों को अपने देश से खदेड़ना चाहता था, भारत से खदेड़ना चाहता था। परंतु कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। जब घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो घर के व्यक्ति का ही शत्रु बन जाए, तो फिर भी जो व्यक्ति थे, वजीर अली की बात कर रही हूं मैं। वजीर अली एक देशभक्त थे, सिपाही थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी। बात करते हैं अवध के सिंहासन की। अवध के सिंहासन पर वजीर अली के पिताजी का राजकाज था, और जब वजीर अली का जन्म हुआ तो उसके चाचा जो थे सादत अली, उसको बड़ा दुख हुआ कि ये कैसे इसका वारिस आ गया, अब तो सिंहासन पर यही बैठेगा। तब से उसके मन में वजीर अली के प्रति नफरत और घृणा की भावना थी। इसी भावना का इस कदर से उसने बढ़ाता गया कि जब वजीर अली बड़ा हुआ और सिंहासन पर बैठा और संभाली, तो सादत अली अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया और अंग्रेज़ों को कई धन दौलत आदि का उसने लालच दिया, क्योंकि अच्छी खासी उसके हिस्से में ज़मीन थी। अंग्रेज़ों से अवध का तख्त हासिल कर लिया और वजीर अली को सिंहासन से हटा दिया, उस तख्त से हटा दिया। परंतु फिर भी वजीर अली ने हार नहीं मानी। हार ना मानते हुए उसने जहां वो रहा अंग्रेज़ों को नाक में दम करके रखा था। यही हम देखेंगे। और पाठ को पढ़ने से पहले या पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक हबीब तनवीर जी के जीवन परिचय से अवगत होते हैं। मिलते हैं हबीब तनवीर जी से, नमन करते हैं ऐसे कवियों को, लेखकों को, हिंदी साहित्यकारों को जिन्होंने हिंदी को एक अपना सहयोग प्रदान किया और हिंदी को ऊंचाइयों तक ले गए। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर सन 1923 को रायपुर, तब मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी में हुआ था, जबकि निधन 8 जून 2009 को भोपाल में हुआ था। वे मशहूर लेखक, नाट्य निदेशक, कवि और अभिनेता थे। उनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार 1954 और चरणदास चोर 1975 शामिल हैं। उन्होंने 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी स्थापित की थी। कब? 1959 में। अब देखिए, यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं, कारतूस नजर आ रहे हैं हाथ में, और क्या हुआ होगा यही तो कि वजीर अली किस तरह से अंग्रेजों के खेमों में घुसकर टेंट लगाकर, जब वजीर अली को अंग्रेज ढूंढ रहे थे कि कैसे इसको ढूंढा जाए, क्योंकि सादत अली को अवध का तख्त मिल गया था और वजीर अली फरार हो गया था। अंग्रेजों ने चप्पे चप्पे पर अपने सैनिकों को तैनात किया कि वजीर अली को पकड़ कर लाओ लेकिन उनकी चतुराई, उनकी समझदारी, उनकी चालाकी के सामने अंग्रेजों की एक ना चली। और क्या हुआ कि जहां पर टेंट मेंट या खेमे लगे थे, वहां पर वजीर अली खुद आए और कारतूस ले जाते हैं, वो भी कर्नल से। और कर्नल उनको कारतूस दे भी देता है और फिर बाद में उसकी दिमाग की बत्ती जलती है कि ये तो वजीर अली था, और फिर ढूंढा तो वजीर अली नहीं मिल पाए। और जब उन्होंने अपने तख्त को बचाने की बात कही और एक वकील से कहा कि मेरी सहायता करो, तो वकील भी आनाकानी करने लगा और वकील की उन्होंने फिर हत्या कर दी थी वजीर अली ने, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ों से मिल गया था। ठीक है, यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है इस पाठ में, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट सिपाही और सवार। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है, और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है।
फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह से वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी हुआ था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए भी दे दिए थे, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में वजीर अली को अवध का सिंहासन नहीं, मतलब वजीर अली को सिंहासन पर नहीं देखना चाहता था। इसलिए अंग्रेजों से मिल गया, उन्हें धन भी दे दिया और वजीर अली को सिंहासन से हटवा दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। वजीर अली ने सिंहासन ना होते हुए, सत्ता ना होते हुए भी अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वह सब कुछ गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए खतरा है, इसलिए उसको पकड़ो। इसलिए अंग्रेजों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही होगा। कर्नल कहता है तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उसको सालों से धोखा दे रहा है, सालों से। वजीर अली जो कि एक भारतीय सैनिक थे, जो कि मातृभूमि से बेहद प्यार करते थे, बेहद स्नेह करते थे, जो कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है, दुश्मन भी तारीफ करते हैं, दुश्मन या शत्रु भी हमारी प्रशंसा करते हैं जब हम में वो बात हो। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है, ये बता रहे हैं कौन? कर्नल। ठीक है, कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता में बुलाने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल से कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील की हत्या कर दी। क्योंकि कहते हैं ना कि जहां देशभक्ति की भावना हो, जहां पर अपने आप को, मतलब जहां लगे कि क्या है ये, सेल्फ डिफेंस की बात आ जाती है, जहां पर बात आ जाए कि कोई सुन ही नहीं रहा है जबकि हम सही हैं, तो फिर कदम इस तरह का उन्होंने उठा लिया। क्योंकि वो तो अंग्रेजों को अपना कट्टर शत्रु मानते थे और साथ ही साथ जो चाचा सादत अली वो भी अंग्रेजों से मिल गया था और वकील भी अंग्रेजों का ही गुलाम था, तो वो वजीर अली की कोई बात नहीं सुन रहा था और उन्होंने वजीर अली ने वकील की भी हत्या कर दी। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह से नेपाल पहुंचना चाहता है, वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। जो वजीर अली की प्लानिंग थी, जो योजना थी, वो उसका डिस्कशन कर रहे हैं आपस में अंग्रेजी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में ही कहीं छुपा है, मतलब उनको कंफर्म था कि वजीर अली जरूर जंगलों में छुपा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता मालूम हो रहा है। घोड़े के टापों की आवाज बहुत नजदीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहते हैं कि वह सवार उससे मिलना चाहता है। घोड़े पर सवार आकर, ठीक है, और साथ ही साथ वो कहता है कि वो आपसे मिलना भी चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए भी कह देता है। कर्नल कह देता है कि ठीक है, लाइए उस व्यक्ति को जो घोड़े पर सवार है, मुझसे मिलना चाहता है तो मैं मिल लेता हूं। लेकिन अब क्या कहे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हुआ क्या अभी देखिए। कर्नल से मिलने की उन्होंने गुहार की वजीर अली ने और कर्नल ने कहा हाँ हाँ बुलाओ अंदर लाओ। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है, कर्नल से कुछ कारतूस मांगने लगा और कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। और वजीर अली स्वयं कहते हैं कर्नल से कि मुझे कुछ कारतूस दो ताकि मैं वजीर अली को गिरफ्तार कर सकूं। यह सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है और जब सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम
वजीर अली बताता है और कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं, इसलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। लो, जब पूछा कारतूस दे दिए, इतना सारा वर्णन, पहले नाम नहीं पूछा और नाम पूछने के बाद वजीर अली ने अपने नाम को छुपाया भी नहीं, आराम से आए, बहादुरी के साथ आए और बोले कारतूस चाहिए, कारतूस दे दी। क्यों चाहिए? वजीर अली को मानना है। बाद में कहते तुम हो कौन, कौन हो भाई? तो कहता है मैं वजीर अली हूँ। अब क्या हुआ? और कहता चला गया कि तुमने मुझे कारतूस दी है, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े की टापों की आवाजों से लगता है कि वह दूर चला गया। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि एक ऐसा सिपाही था तो जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, मतलब वो खुद, कर्नल खुद वजीर अली को और वजीर अली की बहादुरी के आगे नतमस्तक हो गया, सिर झुका लिया कि ऐसा जाबाज सिपाही कौन होगा। ये कैसे हो सकता है कि कोई दुश्मनों के खेमे में जाकर और खास उन्हीं के लीडर से वो सामान मांग ले जिससे उसकी मृत्यु होती है या किसी भी व्यक्ति को मारा जा सकता है। उसने दे दी। और जब लेफ्टिनेंट ने कहा कि सवार कौन था, तो उसने क्या जवाब दिया कि एक ऐसा सिपाही जो कभी भी अपनी जान से या जान गंवाने से डरता नहीं, एक ऐसा वीर सिपाही। अब सोचिए आप कि जब दिल में हो जोश, जज्बा और कुछ करने की चाहत, तो हम अपने आप को इतना काबिल बना लेते हैं कि यस आई शैल हैव इट। कहते हैं ना कि लोकमान्य तिलक जी का नारा याद कीजिए कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, है ना। फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इस तरह से यहाँ पर जो सारी बातें की हैं, इस माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से यहाँ देशभक्ति की भावना ओतप्रोत की गई है और किस तरह से वजीर अली के कारनामों को यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से वजीर अली ने अपने आप की परवाह किए बिना अंग्रेजों के, कहते हैं ना, बिल्कुल छाया तले से या साये तले से भी जमीन चुरा ली। यही तो किया कि कर्नल से स्वयं कारतूस ले ली और कर्नल अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि ये है कौन। ये ऐसे थे वजीर अली। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? जल्दी बताइए। वजीर अली को ढूंढने के लिए। वेरी नाइस। कर्नल कॉलिंज ने वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा लगाया था। खेमा मीन समझते हैं ना बेटा, टेंट वेंट लगाते हैं, बहुत सारे सिपाही रहते हैं, तो वो खेमा रहता है। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? क्योंकि वो सालों से ढूंढ रहे थे और वजीर अली चकमा दे रहा था बार बार। एक वीर सिपाही था, एक चतुर सिपाही था जो अंग्रेजों को नाको चने जमा रहा था। वजीर अली ने कई वर्षों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर उनकी नाक में दम कर रखा था, इसलिए वे वजीर अली से तंग आ चुके थे और ऐसा लग रहा थक गए, हमें नहीं ढूंढना वजीर अली को, वो जो उसे जो करना है वो कर दो। अंग्रेजों की इतनी भारी भरकम सेना भी वजीर अली को, वीर सिपाही को खोज नहीं पा रही थी। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? क्या हुआ था बताइए। कर्नल के हाथों से स्वयं वजीर अली आए और कारतूस लेकर भी गए और उसके बाद भी कर्नल अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये वजीर अली है। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि धूल के उड़ने से उसने अंदाजा लगाया कि लोग ज्यादा हैं और वजीर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये सारी बात है। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? उस सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी हर किसी के बश की बात नहीं है और मुश्किल है? सवार खुद वजीर अली था ना, जो कि बहुत बहादुर था और शत्रुओं को ललकार कर चला गया उनके खेमे में आकर कि वो जो वजीर अली ना वो बहुत बहादुर है। और ये भी कहा कि उसकी गिरफ्तारी तो मुश्किल है, आप मुझे कारतूस दीजिए, मैं शायद कुछ कर सकूं। और कर्नल ने पूछा कि आप हो कौन? मैं वजीर अली हूं, खुद कहकर चला गया अंग्रेजों के खेमे में। ये बहादुरी को हम सलाम करते हैं ऐसे देश के भक्तों को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आप 25 से 30 शब्द में, जैसे मान लीजिए 4-5 लाइनों में लिखते हैं। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ गई या क्यों आ जाती थी हमेशा कि रॉबिन हुड क्या वजीर अली से क्यों उसकी समानता की, क्यों उसकी तुलना की? वजीर अली रॉबिन हुड की तरह साहसी, हिम्मत वाला और बहादुर था और उसकी हिम्मत का, उसकी चतुराई का कारनामा स्वयं कर्नल ने देख लिया था।
वह भी रॉबिन हुड की तरह किसी को भी चकमा देकर भाग जाता था। वह अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने मार डाला था, जो कि जिसको साथ देना चाहिए था वजीर अली का, परंतु वो अंग्रेजों की गुलामी के चक्कर में या पैसों या धन के लालच में वजीर अली का साथ नहीं दिया, तो वजीर अली ने उसका भी खात्मा कर दिया। उसकी बहादुरी के अफसाने सुनकर ही कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ गई और कहा कि भाई जो वजीर अली है ना, वो रॉबिन हुड की तरह है। आगे, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली वजीर अली के पिता का भाई, अर्थात वजीर अली का ही चाचा, एक घर का मतलब खून ही खून का इस कदर शत्रु बन गया कि उसकी मौत का असली कारण सादत अली बन गया। अवध के तख्त पर जब वजीर अली बैठा और उसने सारा कुछ अपना संभाला, लेकिन सादत अली जो कि उसका चाचा था, उसको पहले से ही उसके जन्म से ही खटकता था कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी सिंहासन पर इसका राज होगा। लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते थे, तो उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर, किसने? वजीर अली के चाचा अर्थात सादत अली ने अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर ली। उनको 10 लाख रुपए दिए, कुछ जमीन जायदाद भी दे दी और कहा कि इसको तख्त से हटवा दो। अंग्रेजों की शक्ति थी, उस समय अंग्रेजों का राज था, तो उसको तख्त से तो हटवा दिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आया वजीर अली, क्योंकि वो तो जाबाज सिपाही था, एक चतुर और चालाक सैनिक था, जो ऐसे वैसे हर किसी के हाथ में थोड़ी आता। और अंत में क्या किया अभी पता है ना, हमने पाठ में पढ़ा था। सादत अली वजीर अली का चाचा और नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था। आसिफ उद्दौला कौन थे? वजीर अली के पिताजी। जब तक आसिफ उद्दौला की कोई संतान नहीं थी, सादत अली की नवाब बनने की पूरी संभावना थी कि इनके बाद, आसिफ उद्दौला के बाद मैं ही बनूंगा नवाब। लेकिन जैसे ही जो आसिफ उद्दौला के घर पुत्र का जन्म हुआ अर्थात वजीर अली का जन्म हुआ, तो सादत अली को अपना तख्त खतरे में नजर आया। इसलिए सादत अली की नवाब बनने की पूरी संभावना थी और उसने वजीर अली की पैदाइश, उसकी मौत लगी। उसने सोचा कि अब तो इसके घर में पुत्र का जन्म हुआ और अब तो यही सिंहासन पर बैठेगा। तो उसके मन में वजीर अली के जन्म से ही उसकी शत्रुता उत्पन्न हो गई थी और उसने अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके किस तरह से वजीर अली को यहाँ वहां दौड़वाया। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? अंग्रेज ऐसे ही थोड़ी किसी की सहायता कर देंगे, क्या मकसद रहा होगा? जल्दी बताइए। कि कुछ जमीन, कुछ जायदाद, कुछ नगद, कुछ रुपए पैसे, क्योंकि वो तो आए ही इस मकसद से थे ना कि भारत में आएंगे, जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो यहाँ से धन लूट कर ले जाएंगे। अब देखते थे कि यहाँ पर तो नवाब बड़े रईस हैं। अब देखते हैं, सादत अली आराम पसंद अंग्रेजों का पिट्ठू था। अंग्रेज कर्नल को उसे तख्त पर बिठाने का मकसद अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना था। वो ये समझ चुका था कि इसको यदि हमने कब्जे में कर लिया तो अवध में जो धन संपत्ति है वो हमें अपने हाथों में मिल जाएगी। उसने अंग्रेजों को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए भी दिए। इस तरह सादत अली को गद्दी पर बैठने से उन्हें लाभ ही लाभ था, इसलिए गद्दी पर बिठाने लगे। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उनका जो वकील था उसकी हत्या कर दी। फिर हिफाजत कैसे की उन्होंने? कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया और वहां के नवाब ने उसकी सहायता की और उसे सुरक्षित घाघरा पहुंचा दिया। तब से वह वहां के जंगलों में रहने लगा। और जंगलों में रहना हंसी खेल की बात तो है नहीं। एक जाबाज, एक वीर, एक निडर व्यक्ति ही इस तरह से अपने आप को अकेला रखकर महफूज रह सकता है। अगला प्रश्न, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? सवार यहाँ पर किसके लिए प्रयोग में आया है? याद रखिएगा, सवार वजीर अली के लिए। और कर्नल हक्का बक्का कैसे रह गया कि वो शॉक्ड रह गया कि हाँ, जिसको ढूंढ रहे हैं हम वर्षों से, वो हमारी आंखों के सामने आया, मुझसे कारतूस लेकर चला गया और मैं पहचान नहीं पाया। बड़ी चतुराई से वजीर अली कारतूस लेने कर्नल के खेमे में सवार बनकर आया था। जाते समय कर्नल ने नाम पूछा तो उसने वजीर अली बताया। उसे सामने देखकर कर्नल तो हक्का बक्का रह गया, शॉक्ड रह गया, कुछ ना सुन पाया, ना सोच पाया, ना कह पाया। निम्नलिखित प्रश्नों के 50 से 60 शब्दों में, मतलब हमें लिखना है 7-8 लाइनों में उत्तर। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? अब आज़ादी की तारीख नज़दीक आने वाली है
और जो लेफ्टिनेंट था वो क्यों ऐसा लग रहा था कि सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, सब के सब आज़ादी पाने के लिए भारतवासी, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी एकजुट हो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया था कि बस बहुत हो गया, अब अंग्रेजों की सत्ता या अंग्रेजों की गुलामी, अब हम इन्हें खदेड़ कर रहेंगे। और इसका नेतृत्व किसने किया? वजीर अली ने। यस, लेफ्टिनेंट को जब कर्नल ने बताया कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब का भाई शमशुद्दौला भी है, इन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया है, यह सब देखकर लेफ्टिनेंट को आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। यदि मैं कहूं कि वजीर, अब पहले तो वो वजीर अली से ही डर रहे थे या वजीर अली के नाम से भयभीत थे कि ये क्या, लेकिन उनको ये था ये अकेला क्या कर लेगा। लेकिन वजीर अली ने अपना धीरे धीरे अपने आप की और भारतीयों के प्रति भारत की भावना या देशभक्ति भावना को जागृत किया। फिर टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब का भाई शमशुद्दौला, सब के सब अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। इसलिए लेफ्टिनेंट को ऐसा महसूस हुआ। अगला प्रश्न है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया था? क्योंकि उसने देखा कि वकील का कार्य क्या होता है, न्याय करना, मतलब जो भी दलील दी जाए उनका अच्छे से पालन करना। लेकिन वकील खुद बिक चुका था, वकील खुद वजीर अली की बात नहीं सुन रहा था, तो ऐसे में कत्ल करना लाजमी था। वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया था और बनारस भेज दिया गया था। फिर कलकत्ता बुलाया तो वजीर अली ने कंपनी के वकील जो कि बनारस में रहता था उससे शिकायत की, परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह खरी खोटी सुना दी। वो किसको सुना दी? वजीर अली को। इस पर वजीर अली को गुस्सा आया और उसने वकील का कत्ल कर दिया चाकू से। ठीक है। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? बेटा फिर मैं बताती हूं कि जहां कहीं सवार आता है, सवार किसके लिए? वजीर अली के लिए। और जो अंग्रेज वर्षों से वजीर अली को ढूंढने के लिए यहां वहां खेमे लगा रहे थे, वो स्वयं वजीर अली आया सवार बनकर, घोड़े पर सवार होकर, और कर्नल से ही कारतूस ले जाता है और कर्नल को भनक तक नहीं हुई कि ये वजीर अली था। सवार ने कर्नल को कारतूस कैसे हासिल किए? सवार ने कर्नल से, सवार वजीर अली अकेला ही घोड़े पर सवार होकर आया, अंग्रेजों के खेमे में पहुंच गया और कर्नल को दिखाया कि वह भी वजीर अली के खिलाफ है। कहा कि हाँ, मैं भी वजीर अली को ही ढूंढ रहा हूं, मिल जाए तो उसको मौत के घाट उतार दूंगा। उसने कर्नल से अकेले में मिलने के लिए कहा और कर्नल राजी हो गए। कर्नल मान गए और वजीर अली के 10 कारतूस मांगने पर उसने उसे कारतूस भी दे दिए। इस तरह सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किए और बाद में कर्नल ने क्या पूछा कि भाई तुम अपना नाम तो बताओ, तो उसने कहा मैं वजीर अली, और ये कहकर छोड़ गया कि मैं तुम्हें इसलिए जान बख्श रहा हूं तुम्हारी क्योंकि तुमने मुझे कारतूस दिए, और चला गया घोड़े से हवा से बातें करते हुए। तो कर्नल तो हक्का बक्का रह गया, वो समझ ही नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या, क्या मतलब कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। कैसे? स्पष्ट कीजिए। यदि प्रश्न आ जाए कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था या जाबाज सिपाही था, कैसे कहेंगे आपकी जाबाज सिपाही था? उनकी जाबाजी का परचम कब समझ में आया? जब कर्नल से कारतूस ली। चैप्टर का नाम ही कारतूस है। ठीक है। वजीर अली को अंग्रेजों ने अवध के तख्त से हटा दिया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वजीफे की रकम में मुश्किल डालने वाले कंपनी के वकील की भी हत्या कर दी। अंग्रेजों को महीनों दौड़ाता रहा, परंतु फिर भी हाथ नहीं आया। अंग्रेजों के खेमे में अकेले ही गया, कारतूस भी ले आया और अपना सही नाम भी बता दिया। ये नहीं कि नाम बदल दिया हो, नाम भी कह गया कि मैं वजीर अली हूं। इस तरह वह एक जाबाज सिपाही था। इससे मतलब उसको जाबाज सिपाही ना कहना तो मूर्खता होगी। वो जाबाज सिपाही था और अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन। अब करना है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट। आशय मीन्स हमें अर्थ बताना है। मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम। देखते हैं, इस पंक्ति में वजीर अली के साहस और वीरता का परिचय है। वह घोड़े से सैनिकों के साथ जंगल में रहता था, वो भी थोड़े से सैनिकों के साथ जंगल में रह रहा था। अंग्रेजों की पूरी फौज उसका पीछा कर रही थी, फिर भी उसे नहीं पकड़ पा रही थी। और ना केवल दिन, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन अंग्रेज उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो हमेशा अंग्रेजों को चकमा देता जा रहा था। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। सवार फिर आया, वजीर अली।
इतनी तेजी से अपने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों के खेमे में घुसता है और जो द्वार पर जो खड़े थे ना द्वारपाल, उनसे कहा कि मुझे कर्नल से मिलना है। द्वारपाल गया कि कोई सवार आया है, आपसे मिलना चाहता है अकेले में। कर्नल भी आ गया कि ठीक है मैं अकेले में मिलता हूँ, और अकेले में उसने कहा कि मुझे कारतूस की ज़रूरत है क्योंकि मैं वज़ीर अली का शत्रु हूँ, उसे मारना चाहता हूँ। कर्नल ने दिए अच्छे 10 कारतूस दे दिए। बोले तुम कौन हो? बोले मैं वज़ीर अली हूँ और तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे कारतूस दिए हैं। ये जो सारी बात, एक इकलौता, और गर्द मतलब धूल तो ऐसी उड़ रही थी जैसे बहुत सारे घुड़सवार आ रहे हों, लेकिन एक था कौन? जाबाज सिपाही वजीर अली। यह कथन लेफ्टिनेंट का है। जब वजीर अली अंग्रेजों के खेमे में अकेला ही आ रहा था, परंतु इतनी तेजी से आ रहा था, इतनी धूल उड़ रही थी मानो कई सैनिक आ रहे हों। दूर से देखने पर लग रहा था जैसे कोई पूरा का पूरा दल आ रहा है, कोई सैनिक आ रहे हैं। तो अंग्रेजों को क्या लगा, ये हमारे ही हैं कोई। और इस भोलेपन में या इस मूर्खता में वो इस कदर मूर्ख रहे कि वजीर अली उन्हें चकमा देकर चला गया। पूरा एक काफिला आ रहा हो, लेफ्टिनेंट कहता है सैनिक तो एक ही नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखा आपने कारतूस चैप्टर, किस तरह से लेखक ने यहाँ पर वजीर अली अर्थात जो भारतीय सैनिक या एक वीर सिपाही का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है कि हम यदि कभी अकेले पड़ जाएं तो अब हम क्या करें, अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बेटा, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं ना, उनके ही पीछे एक दिन काफिले होते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हम क्या करें। आई कैन डू इट, I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day. These 5 sentences is of डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये 5 वाक्य कहे हैं जो हमें हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का निर्माण करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाबाज सिपाही का हमने अभी पाठ पढ़ा, इससे बड़ी प्रेरणा मिली होगी कि हम किस तरह से कोई भी मुसीबत, या कितनी बड़ी मुसीबत होगी भाई, वहां तो पूरी की पूरी सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। तो नहीं घबराना है, नहीं डरना है, बढ़ना है हमेशा आगे। ठीक है, और बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है इंडियाज नंबर 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही सुना आपने कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपके ना केवल विषय की, ना केवल कक्षा की, बल्कि संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें एनटीएससी, ओलंपियाड और जेईई, आईआईटी, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी और भी बहुत सारी परीक्षाओं के वीडियोस फ्री में दिए जाते हैं। तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी और भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, यस, आप घर बैठे बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। सब कुछ दिखाया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है आपके लिए, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए, वो भी फ्री में। कभी हम आपसे नहीं कहेंगे कि अब बस 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 अब देख लिया, अब थोड़ा सा आपको ये गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। नो, नेवर, कभी नहीं। आपको हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, कर रहा है और करता रहेगा, और हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। यहाँ पर बात आती है कि क्लास 10th की यदि हम बात करें तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई हिंदी मीडियम है। ठीक है, तो आपको जो भी वीडियोस चाहिए जैसे उस पर क्लिक कर दीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले सीबीएसई हिंदी मीडियम, वेरी नाइस, आपने क्लिक किया तो सीबीएसई हिंदी मीडियम से रिलेटेड आपके विषय आ जाएंगे। हिंदी तो हिंदी में रहेगी, इंग्लिश में रहेगी, फिर आप गणित को हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, विज्ञान को हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम में आपके सारे विषय, सामाजिक विज्ञान। अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं। जो भी वीडियो देखना है आप क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम के बाद आप देखना चाहते हैं कि मैडम हम सबसे पहले हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, वेरी गुड, स्वागत है आपका। तो हिंदी की वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं बताइए। क्या आप एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, या विषय का संपूर्ण सारांश, या किसी भी एक चैप्टर का जो वन शॉट रिवीजन वो देखना चाहते हैं, या आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है। जस्ट क्लिक ऑन दैट, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। क्या देखना है सबसे पहले, ओके, आप करना है आपको पाठ्यक्रम देखना है, क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आपने क्लिक किया आ गया पाठ्यक्रम का वीडियो। अब पाठ्यक्रम आपके साल भर जो भी आप कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले हैं,
हिंदी में, बिल्कुल। वो इस वीडियो में आपको बड़े ही आसान तरीके से बताया है, वो भी एक एक पाठ के डिस्क्रिप्शन के साथ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं बेटा, कि कितनी पाठ्य पुस्तक हैं, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उनमें कितने पाठ शामिल हैं, कौन इनके लेखक हैं, कौन इनके कवि हैं, और जो शीर्षक है या जो टाइटल दिया है पाठ का या कविता का, उसका अर्थ क्या है, सब कुछ। अब जैसे यदि हम बात करें कि पाठ्य पुस्तकें कौन सी हैं, बिल्कुल आपकी कोर्स ए और कोर्स बी, 2 कोर्स चलते हैं, ये आपको पता ही है ना। कोर्स ए का कोड रहता है हमारा 002, कोर्स बी का रहता है 085। तो यदि आप कोर्स ए पढ़ रहे हैं तो आपकी पुस्तकें रहेंगी क्षितिज और कृतिका भाग 2, क्योंकि क्षितिज और कृतिका भाग 1 आप 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक उसी तरह से आपकी क्लास 10th में स्पर्श और संचयन रहेंगी कोर्स बी की, जो 9th में स्पर्श और संचयन भाग 1 थी, तो 10th में स्पर्श और संचयन भाग 2 हो जाएंगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैडम क्या 9th में जितने चैप्टर्स थे या जो राइटर्स या लेखक या कवि थे वो 10th में भी होंगे, क्या हम उन्हीं के चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्या हम तुलसीदास, कबीरदास या रहीमदास या सूरदास जी का इन सब के दोहे भी पढ़ेंगे, क्या ऐसा ही कुछ होगा मैडम? अरे बेटा, आपके मस्तिष्क में जितने भी प्रश्नों का जो उबाल आ रहा है उसका उत्तर देंगी आपकी लाली मैडम इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जब आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो स्वयं में कहेंगे यस नाउ आई एम द बेस्ट। यस, बिल्कुल सही कहा कि आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप क्लास में कहेंगे भाई मुझे पता है, अच्छा ये चैप्टर, अरे इसमें ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसी वीडियो के अंतर्गत हर एक शीर्षक का विवरण भी है, डिस्क्रिप्शन भी है कि क्या पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा ही तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप जो कि इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, मैं जानती हूं बच्चे आप लोग बड़े स्मार्ट हैं, आपके जितने भी परिचित हों, आपके फ्रेंड्स हों, है ना, तो शेयर करना मत भूलिए ताकि आप जो लाभ उठा रहे हैं वे भी लाभ उठा सकें। ठीक है, तो यहां पर मैं एक ही बात और कहना चाहूंगी कि बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए है जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल शिक्षा एकदम मुफ्त देता है। हम ये नहीं कहते कि हम 10% या 10%, 20, 80 या 90 या 99% फ्री दे रहे हैं, बेटा 100% फ्री। बिल्कुल सही सुना आपने, 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला यही एक चैनल है। तो यदि मैं कहूं कि ऑल इन वन इन मैग्नेट ब्रेन तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सही सुन रहे हैं आप, हमेशा आपके लिए फ्री वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।